वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आज ही क्यों? डोंट यू थिंक कावेरी का इशू फिर से कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका है, चर्चा में आ चुका है? सो लेट अस डिस्कस द इशू नॉट ओनली फ्रॉम कावेरी पॉइंट ऑफ व्यू बट इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड वाटर ट्राइब्यूनल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इट विल बी देयर इन द कंटेंट्स, क्यों न्यूज में है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है इसके बारे में, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या होता है, वाटर ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, कावेरी इशू क्या है, सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं इशू, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एंड एज यूजुअल मेंस क्वेश्चन। नाउ दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। काफी बार इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो लेट अस डिस्कस द इशू इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज में क्यों है? न्यूज में ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि कावेरी का इशू फिर से आ चुका है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटका सरकार को कहा है कि 5000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर उन्हें छोड़ना पड़ेगा किसे? तमिलनाडु तक। डेली 5000 फॉर नेक्स्ट 15 डेज, मतलब सितंबर 27 तक। इसके वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट के इशू आ चुके हैं। जाहिर है कर्नाटका अगर पानी छोड़ता है तो कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं उनके इश्यूज है। क्या इश्यूज है एक एक करके देखते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग ऑन द Kaveri issue, let us discuss what exactly provisions are there in the constitution regarding water. So let us start from the basics. Now listen, constitutional provisions क्या है? Now ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एसए के लिए भी आ चुका है फॉर 125 मार्क्स। वाटर सब्जेक्ट जो है वो कौन से लिस्ट के अंदर है? स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट? मतलब शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर यूनियन कानून कर सकती है, स्टेट लिस्ट में जो है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, एंड कंकरेंट में दोनों कर सकता है। तो पानी या वाटर जिसे हम कहते हैं वो कौन से लिस्ट के अंडर है? मोस्टली बच्चों की यही गलती होती है। वाटर इशू, लिसन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये स्टेट और यूनियन लिस्ट दोनों जगह डिस्कस किया हुआ है, स्टेट एज वेल एज यूनियन लिस्ट। प्लीज इसका मतलब ये नहीं कि ये कंकरेंट लिस्ट में डिस्कस किया हुआ है। इट इज डिस्कस अंडर बोथ स्टेट एज वेल एज यूनियन। में से कि सर इससे अच्छा कंकरेंट में डाल देते? नहीं, दोनों में अंतर है। यस, अगर आप देखोगे एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट क्या कहा है? इट सेज वाटर, कैनल, ड्रेनेज, इरिगेशन, वाटर पावर, मतलब इन जनरल वाटर रिसोर्सेज। ये किसके अंडर है अगर एग्जाम में पूछा तो? स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 17। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर यूनियन लिस्ट में क्या है? इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, क्योंकि नदी इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक ही स्टेट में जाए, वो अलग अलग स्टेट से भी जा सकती है। सो जब इंटरस्टेट रिवर का इश्यू आएगा तो ये कहां पे डिस्कस किया हुआ है? यूनियन लिस्ट में। तो यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को अधिकार दिए गए। सो आई होप ये इश्यू तो क्लियर हो गया कि वाटर इश्यू कैसे स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में डिस्कस किया है अलग अलग तरीके से। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 262। क्या कहता है ये? अगर जरूरत पड़ी, लिसन केयरफुली, जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इंटरस्टेट रिवर वाटर कैन सेट अप अ ट्रिब्यूनल। सिंपल भाषा में, अगर दो या ज्यादा स्टेट्स में इंटरस्टेट रिवर वाटर के लिए डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट लॉ बना के उसके लिए एक ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकता है जिसका अवार्ड फाइनल होगा, जिसे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। प्लीज, ये सारी चीजें एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वाटर इज अ डिस्कस अंडर बोथ स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है? इन जनरल वाटर रिसोर्सेज, अगर ब्रीफ में याद रखना है। और यूनियन लिस्ट में क्या है? इंटरस्टेट रिवर वाटर। और आर्टिकल 262 किसके बारे में बात करता है? पार्लियामेंट पावर टू अपॉइंट और क्रिएट ट्रिब्यूनल फॉर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अगर ये क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं। नाउ देन कम्स द नेक्स्ट कि सर फिर इसके तहत कुछ हुआ क्या? यस, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट हुआ 1956, रिवर बोर्ड एक्ट 1956। इसके तहत कहा भी गया कि अगर चाहिए तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के साथ मिलके बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। बट ऐसा कोई रिवर बोर्ड क्रिएट हुआ है क्या आज तक? द आंसर इज नो। सो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर नो है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये वाटर ट्रिब्यूनल की आपने बात की, ये वाटर ट्रिब्यूनल होता क्या है? लिसन केयरफुली, अगर कोई दो स्टेट से फॉर एग्जांपल कर्नाटका और तमिलनाडु,
इन दोनों के बीच में सपोज आज की तारीख में झगड़ा चल रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु में अगर झगड़ा चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पहली इच्छा होती है कि ये डिस्प्यूट निगोशिएशन से सॉर्ट आउट हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, निगोशिएशन से सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब ट्रिब्यूनल अपॉइंट करने से बेटर है आप चर्चा करो, चर्चा से माध्यम से इशू सॉर्ट आउट करो। बट अगर सेंटर को लगता है कि निगोशिएशन से बात सॉल्व नहीं हो रही है, तो ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया जा सकता है। किस लिए? फॉर एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट, मतलब पानी का जो विवाद होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल का सिंपल मीनिंग होता है, ट्रिब्यूनल्स आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, दे आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पे कौन सा पर्पस है? मैंने कहा वाटर इशू सॉर्ट आउट करने का। आई होप ट्रिब्यूनल का मतलब क्लियर हुआ है। अब आगे चलते हैं। इंडिया में मेजर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है क्या? यस, आपको सामने दिखेंगे। मतलब जितनी नदियां है उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे स्टेट्स के झगड़े दिखेंगे। ये रियलिटी है, और ये क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट, क्या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स ने कभी इसके पहले कुछ काम किया है? यस, आपके सामने मैंने ट्रिब्यूनल्स के नाम लिखे हैं, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी एंड वसुंधरा। ये ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कौन से स्टेट कंसर्न है वो यहां पे लिखा हुआ है, कब कमेंस किया और अवार्ड कब दिया, उसका स्टेटस क्या है, ये भी यहां पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकता है। सो प्लीज, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट में कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है। सो प्लीज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसे ठीक तरह से याद रखना कि कावेरी डिस्प्यूट में कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है। ये एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो आपको ठीक तरह से याद रखना है ये मैप, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हटा हूं। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। वो हो गया अवार्ड दिया हुआ। ये है प्रेजेंट ट्रिब्यूनल जो अभी भी चल रहे। कौन से? तो कृष्णा टू, महानदी टू, महादई वाटर एंड रावी एंड बियास। और उसमें कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है वो भी मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, विच विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इतना सब कुछ अच्छा प्रोविजन है, ट्रिब्यूनल इतना मैटर सॉल्व कर सकता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? लिसन केयरफुली, प्रॉब्लम तो है, अगर नहीं होता तो आज चर्चा में, डिस्कशन में नहीं होता ये। सी, ट्रिब्यूनल का अवार्ड फाइनल है क्या? यस, अवार्ड इज फाइनल। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर फाइनल है तो चर्चा क्यों करनी है? चर्चा करनी है क्यों? बिकॉज दो इट इज फाइनल, अंडर आर्टिकल 136 स्टेट कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। किस तहत? स्पेशल लीव पिटीशन। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है और लीगल है, जिसमें उन्हें लगता है सुनवाई जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग होता है क्या? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है जो रेयरली यूज किया जाता है। बट स्टिल इसमें एक बात तो हो गई, मतलब चाहे तो स्टेट अगर अवार्ड पसंद नहीं आया तो किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 136। दूसरा, आर्टिकल 32 के तहत भी जा सकते हैं। देन यू में से किसी आर्टिकल 32 कैसे? आर्टिकल 32 इज रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यहां तो पानी की बात हो रही है, पानी का कौन सा राइट है? यस, इट इज आर्टिकल 21। यू आर राइट। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 टॉक अबाउट राइट टू लाइफ। ना ये राइट टू लाइफ की बात करता है। राइट टू लाइफ, डोंट यू थिंक इट हैज इंटरप्रेटेड इन वेरी वाइड मैनर? सो राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स right to have clean drinking water also. So don't you think water will also be part of it? So आपका right to life अगर violate होता है तो आर्टिकल 32 के तहत of highest court of land, that is सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। मतलब ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया तो भी स्टेट के पास और इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है उसे चैलेंज करने का। क्यों? अंडर आर्टिकल 136 और अंडर आर्टिकल 32 एंड 21। ये क्वेश्चंस मेंस में और प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। दूसरा क्या इश्यू है? डोंट यू थिंक ट्रिब्यूनल्स है, बट अगर कोई जजमेंट आने के लिए 7 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, तो फायदा क्या है? सो अगर डिले होता है तो इश्यू और बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल्स में जो लोग होते हैं क्या वो मल्टी डिसिप्लिन से होते हैं? आप खुद चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा।
सो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस है। अगर एक ही स्ट्रीम से लोग होंगे तो शायद उनका अप्रोच थोड़ा अलग हो सकता है रादर देन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इतना ही नहीं, क्या एक्यूरेट वाटर डेटा अवेलेबल है क्या अपने पास? वाटर डेटा, एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट ऑथेंटिक विच इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल पार्टीज। मैं यूं में से कि सर डेटा तो है अपने पास, यस, बट डेटा भाई सभी पार्टी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी कह सकती है कि ये डेटा सही है तो दूसरी ऑब्जेक्ट कर सकती है कि नहीं भाई तेरा डेटा गलत है। मतलब एक ऐसा डेटा होना चाहिए जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट यू थिंक जब इलेक्शंस होता है या वोट बैंक पॉलिटिक्स हावी हो जाता है तो बाकी सारी इशू पीछे हट जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू है। मतलब ट्रिब्यूनल्स है, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिसके वजह से पानी के वाद या विवाद अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर क्या इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला? क्या निकाला ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि सोल्यूशन नहीं निकाला। 2002 में इसके तहत एक सोल्यूशन निकाला। क्या कि सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था 1983 टू 88 ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसके तहत 2002 में डिसाइड हो गया कि कोई भी कंप्लेंट आता है तो ट्रिब्यूनल अपॉइंट करना है। कितने दिन में? विद इन ईयर। मतलब ट्रिब्यूनल कितने दिन में अपॉइंट करना है? 1 साल के अंदर आपको ट्रिब्यूनल अपॉइंट करना है। यह अच्छी बात हो गई। दूसरा, जो भी ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया है उसे जजमेंट या अवार्ड कितने दिन में देना है? 3 साल में। मतलब जो डिले का इश्यू था वो इश्यू सॉर्ट आउट हो गया। मतलब 3 साल के अंदर आपको अवार्ड देना ही है। बहुत ही कुछ इश्यू होता है तो सर्टेन केसेस में 2 इयर्स का एक्सटेंशन दे सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है? 5 साल। मतलब जो समस्या थे उसके ऊपर सोल्यूशन लाने की कोशिश हो गई। बट डज दैट मीन स्टिल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए? क्या नहीं। तो इसके लिए और आगे जाके मैकेनिज्म लाया हुआ है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिल 2017। मतलब ये लेटेस्ट है। इसके तहत दो चीजें अच्छी कही गई। क्या? एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होनी चाहिए और दूसरा सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए और तीसरा डेटा कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। क्या रिलेवेंस है एक एक करके बताता हूं। पहला, इसने कहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होनी चाहिए। मतलब क्या? यहां पे एक्सपर्ट्स ले लो आप अलग अलग फील्ड से और इनको एक टाइम ड्यूरेशन दे दो कि 1 साल के अंदर आपको ये इश्यू सॉर्ट आउट करना है। मतलब इशू ट्रिब्यूनल से जाने से पहले ही अगर निगोशिएशन से एक्सपर्ट के थ्रू 1 साल के अंदर सॉल्व होता है तो समस्या फटाफट सॉर्ट आउट होगी। ये पहली अच्छी चीज। दूसरा, इन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स लेट अस हैव अ परमानेंट ट्रिब्यूनल्स ना। एक परमानेंट ट्रिब्यूनल, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही। सो डोंट थिंक यहाँ पे रिवर वाटर के इशू तो आने ही वाले हैं फ्यूचर में, आने ही वाले हैं मैं कह रहा हूं। तो एक क्यों ना एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल करते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल एक ही करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बेंचेस रख सकते हैं। यस, ये आइडिया भी काफी अच्छा है। सो दोनों आइडिया अच्छा है। यस, नॉट ओनली दिस, तीसरा आइडिया भी काफी अच्छा है कि ट्रांसपेरेंट डेटा कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए एट द नेशनल लेवल प्लीज, क्योंकि स्टेट लेवल पे आप कहोगे कि तेरा डेटा सही नहीं है मेरा डेटा सही है। इससे बेटर है नेशनल लेवल पे एक ही डेटा कलेक्शन सिस्टम रखेंगे, एक ही सिंगल एजेंसी, एंड जिसमें अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी एंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो डोंट थिंक जो भी समस्याएं थी उसके धीरे धीरे सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं। यस, आंसर तो मिल रहे धीरे धीरे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर इतना सब कुछ 2017 तक हो चुका है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी को, हर किसी ने कोशिश की है, तो फिर कावेरी का इशू अभी भी क्यों? जानना बहुत जरूरी है। लेट अस डिस्कस नाउ टुडेस टॉपिक, दैट इज कावेरी। नाउ एज द डायग्राम मैप शोज, कावेरी कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? कर्नाटका से। मतलब ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? ये कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रहा है। और फ्लो कहां पे होता है? ये तमिलनाडु में और पुदुचेरी। कौन से स्टेट इन्वॉल्व है? प्लीज मैप ठीक तरह से देखो क्योंकि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। आंसर आएगा कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल एंड पुदुचेरी। मतलब 3 स्टेट्स एक यूनियन टेरिटरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी। अगर इसमें से आप देखेंगे ना तो आप कहोगे कि सर केरल का और पुदुचेरी का नाम तो हमने सुना ही नहीं। यस,
उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप केरल वगैरह देखोगे तो बहुत ही लेस इम्पैक्ट दिखता है, और पुदुचेरी तो छोटा यूनियन टेरिटरी है। तो बड़े स्टेट कौन इन्वॉल्व है? एक कर्नाटका और दूसरा तमिलनाडु। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर इशू क्या है, क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है? लिसन केयरफुली। कावेरी, जिसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है, इसका इशू आज का नहीं है। ये इशू जाता है कॉलोनियल ईरा से, मतलब कब से? ब्रिटिश से। नाउ इट्स नॉट अबाउट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, प्लीज, उसके आगे भी कुछ है। ब्रिटिश पार्ट से आता है। कैसे? ना डोंट यू थिंक, अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो ब्रिटिश पीरियड में कर्नाटका, जिसे आज हम कहते हैं, उसे प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर कहा जाता था। प्लीज ये चीज याद रखो, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर। किंग ऑफ राजा, उड़ियार राजा जो थे वो राजा मैसूर के थे, और दूसरा मद्रास जो था वो ब्रिटिश के अंडर प्रेसिडेंसी था। प्लीज ये बात अच्छी तरह से याद रखो, मतलब मैसूर क्या था? एक प्रिंसली स्टेट था, वेरस मद्रास ब्रिटिश रूल कर रहे थे। दोनों में अंतर क्लियर हुआ है? प्लीज, ये काफी रिलेवेंट है आने वाले डिस्कशन के लिए। और कावेरी का मैप तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर हुआ क्या उस वक्त? लिसन, 1892 में पहली बार दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। क्यों? बिकॉज रिगार्डिंग सम इरिगेशन वर्क्स। अब इरिगेशन क्यों करते हैं? बिकॉज आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, ज्यादा से ज्यादा जमीन आपको सिंचाई के अंदर लानी होती है। सो ऑब्वियसली इसके बारे में पहला इशू हुआ। बट 1892 में इतना झगड़ा हुआ नहीं, वो सॉर्ट आउट हो गया फटाफट। इशू कब हुआ? 1910 में। 1910 में इशू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैसूर, मतलब आज की कर्नाटका स्टेट, उन्होंने उस वक्त प्रपोज किया कि डैम बनाते हैं। आई होप विश्वेश्वरैया का नाम भी आपने सुना होगा, काफी अच्छे इंजीनियर। सो कावेरी के ऊपर डैम बनाना है ना, कावेरी ऊपर अगर डैम बनाना है, सो डोंट यू थिंक यहां पे आपको डैम बनाना है तो पानी रुकेगा? नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, अगर आप ठीक तरह से इसे देखते हैं तो आपको क्या दिखने में आता है? यह है तमिलनाडु और यह है कर्नाटका। नदी कहां से कहां बह रही है? तमिलनाडु से कर्नाटका या कर्नाटका से तमिलनाडु? प्लीज लुक एट द डायग्राम वेरी वेल। कर्नाटका से तमिलनाडु, मतलब कर्नाटका को हम क्या कहेंगे? अपर रिपेरियन, और तमिलनाडु को लोअर रिपेरियन। अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर मतलब नीचे वाला। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिवर किसी एक की होती है क्या? नहीं, रिवर तो निसर्ग की देन है। सो डोंट थिंक रिवर का फ्लो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, वो गलत होगा। इतना ही नहीं, अगर आपने रिवर का फ्लो यहां चेंज किया, डोंट थिंक नेक्स्ट स्टेट अफेक्ट होगा। सो अगर आप यहां पे कुछ डैम बनाने की इच्छा दिखा रहे तो डेफिनेटली दूसरा स्टेट कौन सा अफेक्ट होगा? तमिलनाडु, जिसे उस वक्त हम मद्रास कहते थे। मतलब उस वक्त ये झगड़ा शुरू हो गया बिटवीन प्रिंसली स्टेट मैसूर, में फिर से बोलता हूं, किंग, प्रिंसली स्टेट मैसूर एंड ब्रिटिश रेसिडेंसी। सो मद्रास ने इसे ऑब्जेक्ट किया। मैं रिपीट करता हूं, मद्रास ने इसे ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये गलत हो रहा है। देन कम्स द नेक्स्ट, उस वक्त पहले लगा कि भाई चर्चा से ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, बट मैटर तो रिजॉल्व नहीं हुआ। दैट्स द रीजन आर्बिट्रेशन हुआ। और आर्बिट्रेशन किसके अंडर हुआ? सर हेनरी ग्रिफिन। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। सर हेनरी ग्रिफिन के अंडर ये आर्बिट्रेशन हुआ, जिसके तहत एग्रीमेंट हुआ 1924। प्लीज लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। क्यों? बिकॉज यही एग्रीमेंट इंटैक्ट रहा फॉर नियरली नेक्स्ट 50 ईयर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट 50 ईयर्स तक यही रहा। देन कम्स द नेक्स्ट, किस ऐसा किया क्या एग्रीमेंट में? उस वक्त एग्रीमेंट में कहा गया कि तमिलनाडु और पुदुचेरी एक थे, तो इन्हें कितना वाटर का शेयर मिलेगा? 75%। मतलब मेजर शेयर किसे मिल गया? तमिलनाडु और पुदुचेरी को 75%। मैसूर, जिसे आज हम कर्नाटका बोलते हैं, उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स था, इसे कितना शेयर मिलेगा? 23%। और रिमेनिंग शेयर किसे जाएगा? केरल को। सो कैन आई सिंपली से, सर हेनरी ग्रिफिन ने जो आर्बिट्रेशन किया था, उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ 1924 में, इसके तहत अगले 50 साल तक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक फिक्स हो गया कि 75% तमिलनाडु पुदुचेरी और 23% मैसूर, और बाकी का बचा हुआ केरल को। देन कम्स द नेक्स्ट, कि सर फिर आगे क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस, डोंट यू थिंक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया 1956 में। इसके तहत अलग अलग स्टेट क्रिएट हो गई। अब यहां पे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी एज अ यूनियन टेरिटरी।
ना तमिलनाडु को 75% वाटर तो मिल रहा था, बट स्टिल डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, एंड दैट्स रीजन रिक्वेस्ट चला गया कि भाई एक ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, और इसके तहत एक ट्रिब्यूनल अपॉइंट हो गया 1990s में, और इसी ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया 2007। आई होप आपको डिले दिख रहा है। 2007 में इसके फाइनल ऑर्डर आ गए ना, 2007 में फाइनल ऑर्डर आ गए। अगर फाइनल ऑर्डर आप ठीक तरह से देखोगे, ये क्वेश्चन प्रीलिम में आ सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर पानी का, तो किसे पानी ज्यादा मिला है? तमिलनाडु को 419, पुदुचेरी को 7 टीएमसी, कर्नाटका को 270 और केरल को 30 टीएमसी। ना यू में से कि सर तमिलनाडु को बहुत ज्यादा मिला है, लिसन, तमिलनाडु की डिमांड इससे भी ज्यादा थी, मतलब सभी की डिमांड ज्यादा ही थी, उससे कंपैरेटिवली कम ही मिला। अगर सिंपल भाषा में बताऊं आपको, तो ये होता है 300, 400, 700, 730 के आसपास। सो कैन आई सिंपली से पूरा वाटर है आपके पास 700 प्लस, बट अगर इनकी एक्यूरेट डिमांड आज की तारीख में देखोगे तो ये जाएगी 1000 के ऊपर। मतलब कितना भी पानी हो, डिस्प्यूट तो होना अटल ही है। बट ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स एज वेल एज टू एनरिच योर मेंस आंसर। देन कम्स द नेक्स्ट कि सभी इशू तो हुआ, फिर इशू कहाँ आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे जाके एक जजमेंट दिया 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटका सरकार पानी कम छोड़ सकती है, मतलब कर्नाटका को थोड़ा पानी ज्यादा मिला अभी, मतलब तमिलनाडु का वाटर शेयर रिड्यूस हो गया। कर्नाटका 192 से 177, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14.5 टीएमसी का पानी कर्नाटक का बचेगा अभी, तमिलनाडु को कम मिलेगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों हुआ? डोंट यू थिंक बाय 1990s बहुत सारे चेंजेस हो गए, और कर्नाटका में बेंगलोर एक ऐसा सिटी हो गया, डेवलप हो गया, जो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, आईटी हब हो गया। अब इतना बड़ा सिटी हो चुका है, उसकी भी तो पानी की जरूरत है। अब प्लीज रिमेंबर, बेंगलोर के आसपास कोई बड़ी नदी नहीं है, इवन कावेरी भी बेंगलोर के 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में नहीं है। इफ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग, वो 80-100 किलोमीटर के रेंज में है। सो डोंट थिंक बेंगलोर की जरूरतें पूरी करने के लिए पानी लगेगा ना, तो इसलिए बेंगलोर को भी थोड़ा पानी का शेयर मिलना जरूरी था। अब इशू तो सॉर्ट आउट हो गया, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कावेरी का इशू सॉर्ट आउट करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी रखो, क्रिएट करो। मतलब क्या? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करो। देन कम्स द नेक्स्ट कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या कहा? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली एक ये पास किया कि 5000 क्यूसेक वाटर आपको डेली छोड़ना है। देन कम्स द नेक्स्ट इशू, कर्नाटका क्यों नहीं छोड़ रहा है? कर्नाटका का कहना है, लिसन केयरफुली, कि कावेरी का जो कैचमेंट है वहीं पे ऑलरेडी पानी कम है, रेनफॉल कम हो चुका है पिछले 2 महीने में। सो अगर रेनफॉल ही कम है कंपेयर टू अर्लियर, इट इज 50% के आसपास कम है। पिछले 100 साल में जितना बारिश नहीं हुआ था उससे कम है, मतलब रिकॉर्ड लो लेवल का बारिश है। तो ऑब्वियसली पानी नहीं तो ज्यादा छोड़ेंगे कैसे? और जब एक्सेस वाटर होता है तो हमें कोई इश्यू नहीं, हम विलिंगली छोड़ते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज जो अथॉरिटी ने जो डिक्लेयर किया है वो सही है, उसे आपको मानना पड़ेगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर आगे क्या हुआ? आगे ये इशू और फ्लेयर अप हो गया और झगड़ा और चलने लगा। देन कम्स द नेक्स्ट कि कंटेंशन क्या है, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स क्या है। सी, कर्नाटका और तमिलनाडु, मैंने कहा ये दो ही बड़े स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, दो चार है बट एक्चुअल में दोनों का झगड़ा ज्यादा चलता है। कर्नाटका का कहना है कि भाई 1924 के एग्रीमेंट की जो आप बात करते हैं वो तो 50 साल के बाद एक्सपायर हो चुका है, और फिर आज की तारीख में हमें नया एग्रीमेंट बनाना चाहिए जो आज की तारीख को सुटेबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्नाटका का कहना है कि भाई उस वक्त याद रखो तमिलनाडु वॉज अ ब्रिटिश प्रोविंस, वेरास कर्नाटका वॉज अ प्रिंसली स्टेट, हम प्रिंसली स्टेट थे। तो शायद हो सकता है कि हमारा लिमिटेड एबिलिटी होगा उस वक्त इन्फ्लुएंस करने का, ये भी हो सकता है। तो उसी के वजह से शायद हमें कम वाटर मिला होगा, हम एसेट नहीं कर पा रहे होंगे। इन शॉर्ट, मद्रास ब्रिटिश था, रेसिडेंसी के अंडर था, हम इंडिपेंडेंट मतलब प्रिंसली स्टेट्स के अंडर, तो मद्रास शायद एसेट कर पाया, हम नहीं कर पाए, तो वो आज क्यों लागू करे? वेरस तमिलनाडु का कहना है कि भाई 1924 का जो था ये फंडामेंटल एग्रीमेंट है, इससे दोनों का फायदा है, अगर इसे हम गलत करते हैं तो ये डिट्रीमेंटल होगा, किसे? दोनों के लिए। तमिलनाडु का यहां तक कहना है कि 50 साल के बाद उसका रिव्यू लेना है
ये बात कही गई है एग्रीमेंट में, नो डाउट, बट रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि एग्रीमेंट को आप एंटायरली बदलो ही, ये तो गलत होगा। तो ये है दोनों साइड का कहना, दोनों भी सही है, दोनों के भी कुछ इश्यूज है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सब प्रॉब्लम क्या आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, लिसन केयरफुली, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है यहाँ पे, सब कुछ है, तो भी इश्यू क्यों आता है। लिसन, इश्यू क्यों आया। आप कहोगे कि सर आपने तो टीएमसी में परसेंटेज में पानी का शेयर डिस्कस किया था। इश्यू क्यों आया, बिकॉज जब नॉर्मल रेनफॉल होता है तो कर्नाटका भी खुशी खुशी पानी छोड़ता है। मतलब वाटर का ये डिस्प्यूट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है क्या, नहीं। ये कब होता है, जब रेनफॉल कम होता है। जब हमारे यहाँ जून टू सितंबर रेनफॉल कर्नाटका में कम होगा तो उन्हीं को पानी कम रहेगा। और कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया है दैट इज फॉर नॉर्मल रेनफॉल। जब डिफिशिएट होगा तो भी तो फार्मूला होना चाहिए, और यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्या करना चाहिए कि वाटर डिफिशिएट जब होता है तो कितना होता है उसका डेटा एसेस करना, ट्रांसपेरेंटली, एक्यूरेटली, साइंटिफिकली, एंड देन उसके ऊपर भी एक फॉर्मूला आना चाहिए। रादर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए दैन डोमेन एक्सपर्टाइज। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर कंक्लूजन क्या है, कैसे सॉर्ट आउट करे इशू। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ये ऑलरेडी ऐसे के लिए भी आ चुका है। अगर आप ठीक तरह से सामने का टेबल दिखेंगे तो मैंने लिखा है लैंड और वर्ल्ड का शेयर। लैंड मतलब भारत के पास कितनी जमीन है। दुनिया का 2.4% लैंड अपने पास है। कितना है, 2.4%। प्लीज ये एग्जाम के लिए सारा डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट आपका पॉपुलेशन कितना है भारत का, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज 17.76, अप्रोक्सीमेटली 18%। मतलब आपके पास जमीन कितना है, 2.4%, और आपका पॉपुलेशन कितना है, 17.76। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पानी भी तो होगा। अरे है, बट कितना, इट्स हार्डली 4%। दिस शोज कि अगर पॉपुलेशन 18% के आसपास है, जमीन 2.4% है, पानी सिर्फ 4% के आसपास है, तो अगर उसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करोगे तो डिस्प्यूट तो होना ही है। आई रिपीट, डिस्प्यूट तो होना ही है। बट डोंट यू थिंक जो डिस्प्यूट होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करने चाहिए, वाया डायलॉग, ना कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कि भाई चलो दोनों पार्टी अलग अलग है, मैं फायदा उठाता हूं, इलेक्शन नजदीक आ रहा है। नहीं, ये बात गलत है। तो इश्यू सॉर्ट आउट करने चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, डायलॉग शुड टेक अ बेटर पोजीशन रादर देन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। आई होप क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट, डोंट थिंक इतना ही नहीं, हमने सारे वीडियो में देखा कि वाटर का डेटा एक्यूरेट नहीं है, तो एक ऐसा सेंट्रल मैंने कहा रिपोजिटरी ऑफ वाटर डेटा होना चाहिए जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। मतलब महाराष्ट्र को भी हो, तमिलनाडु को भी, कर्नाटका के सारे स्टेट्स ऑफ भारत और यूनियन टेरिटरी, उन्हें ये एक्सेप्टेबल हो। तो ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है, एक्सपर्ट्स, utmost transparency and accuracy on scientific basis, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, instead of having different tribunals, can we have a single tribunal with different benches, multiple benches, and within time bound they can resolve the issues? Yes. इतना ही नहीं, we need a single water management agency for both ground as well as surface water. एक एजेंसी तो चाहिए, अगर पावर ग्रिड है तो वाटर ग्रिड की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। बट क्या ये सब करके मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, नहीं। क्यों, बिकॉज आंसर यहां पे है कि पानी ही बेसिकली 4% है और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो क्या करना होगा, आप कुछ भी करोगे तो डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो बेटर क्या है, स्टेट्स एज वेल एज पीपल, आई एम यूजिंग द वर्ड, सभी को वाटर इफिशिएंटली यूज करना चाहिए। आई यूज द वर्ड इफिशिएंटली यूज होना चाहिए। आई डू एग्री, डिसैलिनेशन प्लांट वगैरह, सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना, साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, वो सारी बातें एक जगह पे होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। बट यूज ऑफ वाटर शुड बी मोर एफिशिएंट। वेस्टेज वाटर को हमें डिक्रीज करना ही होगा।
करना ही होगा। जितने बड़े डैम इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैश क्रॉप के पीछे अगर आप भागोगे तो पानी का इश्यू तो आएगा ही। इंस्टेड ऑफ दैट आपको ऐसे क्रॉप्स के बारे में भी जानना चाहिए और जानना चाहिए जहां पे पानी कम लगता है, लेस वाटर पे। क्योंकि तमिलनाडु में अगर 3 क्रॉप्स आते हैं और कर्नाटका में 2 के लिए पानी नहीं, तो झगड़ा तो होगा ही। तो यहाँ पे भी होगा, वहां पे भी होगा। कौन सही कौन गलत ये इशू नहीं, यहाँ पे ये चीजें बदलनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि पानी का इशू सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का है क्या? नहीं, इट इज लीगल ऑल्सो, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल ऑल्सो। कैसे? जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल डिपॉजिटरी होनी चाहिए, एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, सेंटर का रोल ज्यादा होना चाहिए। बट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वाटर रिसोर्सेस, अगर वीडियो ठीक तरह से देखा है आपने तो याद करो, वाटर रिसोर्सेस इन जनरल किसके अंडर है? इट फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट। सो डोंट यू थिंक अगर वाटर इश्यू अच्छी तरह से टैकल करना है तो वाटर सब्जेक्ट किसके अंडर होना चाहिए? एक तो वो यूनियन लिस्ट में जाना चाहिए या फिर वो कंकरेंट लिस्ट में जाना चाहिए। और इसके ऊपर ऐसे भी ऑलरेडी आ चुका है। सो आप क्या सोचते हो? आप भी इसके बारे में आंसर लिखने की कोशिश करो। सो डोंट थिंक वाटर रिसोर्सेज अगर सेंट्रल लेवल पे आएगा तो एक नेशनल वाटर पॉलिसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, फिर और क्लियर हो जाएगा कैसे। लिसन केयरफुली नाउ। डोंट यू थिंक आवर एंटायर कंट्री इज लाइक अ फैमिली ओनली? मतलब देश और कुछ नहीं है, फैमिली है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है। तो फैमिली में अगर कोई वीक होता है तो जो स्ट्रांग होता है वो क्या करता है? जो वीक है उसे हेल्प करता है, ना कि उसे बोलता है नहीं दूंगा। कब तक हेल्प करता है? जब तक वो अच्छा ना बने। सो डोंट थिंक इवन यहाँ पे भी कुछ स्टेट्स वाटर सरप्लस है, कुछ डिफिशिएट। तो सरप्लस का काम है हमेशा डिफिशिएट को पानी देना, और वो देते भी है। जैसे कि मैंने कहा देते भी है। इशू कब आता है? जब रेनफॉल के इश्यूज आते हैं। बट उसके लिए फिर ये सारे सॉल्यूशंस है। सो डोंट थिंक अगर हम एक फैमिली है, एक देश है, तो एक वाटर पॉलिसी भी होना चाहिए। कैसे? से फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टेट में, प्लीज लुक एट द बोर्ड, एक स्टेट में ड्रिंकिंग के लिए पानी है, राइट, एग्रीकल्चर के लिए पानी है, ओके, इंडस्ट्री के लिए पानी है, और लिकर के लिए भी पानी है, लिकर मैन्युफैक्चर। मतलब एक स्टेट में ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए भी है, कृषि उद्योग के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी है, और लिकर इंडस्ट्री को भी अवेलेबल है। बट दूसरा स्टेट बाजू में ही है जहां लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये सही है कि दूसरे स्टेट में लिकर इंडस्ट्री सरवाइव कर रहा है पानी के आधार पर, और दूसरे स्टेट में पानी पीने के लिए एग्रीकल्चर को नहीं मिल रहा है? सो डोंट थिंक अक्रॉस द कंट्री एक ऐसा एक ही धोरण होना चाहिए। अगर पावर ग्रिड हो सकता है तो वाटर ग्रिड क्यों नहीं हो सकता? क्यों इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर नहीं हो सकते? तो ये बहुत सारे इश्यूज है, इसके ऊपर आपको भी चर्चा करनी होगी। तो अगर इश्यू सॉल्व करना है तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आप सभी को एक आना होगा, इन लेटर एंड स्पिरिट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंप्लीमेंट करना होगा। Without giving opportunity to political opportunism, we should give more value to national interest rather than parochial party or individual interest. अगर ये हम करते हैं तो डेफिनेटली ये इशू सॉर्ट आउट हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।